one of its resonating structure will have positive charge here and negative charge here. One more structure will have a vice versa situation. ये इसी के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बताए. कंट्रीब्यूशन को लेकर भी एक पॉइंट है. जैसे यदि एक स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज ऑन द एटम्स लेकर बताया गया हो और कोई अदर स्ट्रक्चर्स में आप एटम्स पर चार्ज बताते हैं, तो जिसमें चार्ज ना बताया गया हो वह ज्यादा स्टेबल और ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है. सो दिस स्ट्रक्चर विल हैव अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू दीज टू. वन मोर थिंग, चार्जेस के सेपरेशन. मान लीजिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस आ रहे हैं किन्हीं एटम्स पर, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव एक्सेट्रा. तो एक और रूल फिर ध्यान से सुनिए. अपोजिट चार्जेस जितना क्लोज टू ईच अदर होते हैं वह स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है और कंट्रीब्यूशन भी उसका ज्यादा होता है. स्टेबिलिटी इज अगेन रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन. एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है. तो यहां पर बात हो रही थी, एक बात हुई चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन कम होता है अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में. फिर मैंने एक पॉइंट कहा कि अपोजिट चार्ज वाले एटम्स जितना एक दूसरे के क्लोज होते हैं उतना स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उतना ही कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है. अब लाइक चार्जेस को लेकर भी एक रूल है. यदि बॉन्डेड एटम्स एक जैसे चार्ज वाले हों, जहां पर आपके किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज ऑन टू डिफरेंट एटम्स आ रहा हो, जैसे दोनों एटम्स पॉजिटिव कहीं आ रहे हो, दोनों एटम्स नेगेटिव आ रहे हो, जैसे आप यहां देख सकते हैं दोनों ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में नेगेटिवली चार्ज्ड है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त लाइक चार्जेस जितने दूरी पर होते हैं उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है. जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, रिमेंबर इट वेल, वह स्ट्रक्चर कम एनर्जी वाला होता है. दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैज लेस एनर्जी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. सो वन मोर थिंग इज देयर. चार्ज को लेकर आई होप द थिंग्स आर क्लियर. जहां पर चार्ज नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कंपेयर टू जहां चार्ज है. लाइक चार्जेस जितना एक दूसरे के क्लोज होंगे स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, उतनी कम एनर्जी होगी. अपोजिट चार्जेस क्लोज और लाइक चार्जेस एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. अलोंग विथ ऑल दीज पॉइंट्स एक और खास बात है कि टू डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स कैन नेवर हैव द सेम चार्ज. किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स को आप पॉजिटिव नहीं बता सकते, आप नेगेटिव नहीं बता सकते. दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड स्ट्रक्चर. तो जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें लाइक चार्जेस टू डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स पर नहीं होना चाहिए. यहां दो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है ये, ऑल्दो दे हैव लाइक चार्जेस बट दे आर बॉन्डेड वाया कार्बन. तो लाइक चार्जेस दो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स पर नहीं होना चाहिए. These are a few points. Along with that, अब हमें यह देखना है कि रेजोनेंस के कारण बेंजीन में जैसे मैंने कहा था कि अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता, तो होता क्या है. रेजोनेंस एक्चुअली उस स्पीशीज में जहां अनसैचुरेशन रहा, पर अनसैचुरेशन किस फॉर्म में था, कॉन्जुगेशन में था. तो कॉन्जुगेशन के कारण अनसैचुरेशन का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है. यानी एक स्टेटमेंट में कहूं तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है. इन अ जनरल मैनर रेजोनेंस के कारण स्पीशीज अपने अनसैचुरेशन के इफेक्ट को कम कर लेती है.
रेजोनेंस को लेकर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर देते वक्त क्या रूल्स फॉलो करना है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब एक और पॉइंट छोटा सा कवर अप करते हैं रिलेटेड टू रेजोनेंस एनर्जी, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर बात करेंगे। आइए देखें रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली डिफरेंस होता है। रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें मिनिमम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर लेना है आपको, माइनस एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर। किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं निकल सकती है, लेकिन एनर्जी के डिफरेंसेस निकालना पॉसिबल है। यह फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं हम, मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूं। बेंजीन का एग्जांपल लेकर बात करते हैं, और एनर्जी को लेकर जो मैंने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल सकती, तो व्हाट डज इट मीन, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। बेंजीन को लेकर कुछ एक दो डेटा पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। बेंजीन का यदि हाइड्रोजिनेशन किया जाए, बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन मतलब यू हैव C6H6 जिसमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यह बना लेगा C6H12 साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजन के ऐड होने की प्रोसेस को बोला है मैंने हाइड्रोजिनेशन। जब बेंजीन में हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है इन द प्रोसेस वो होती है 49.5 किलो कैलोरी पर मोल। मैं अभी इस ट्रैक से थोड़ा अलग बात कर रहा हूं आपसे, ग्रेजुअली हम रेजोनेंस एनर्जी के मैटर तक पहुंचेंगे, देखिएगा कैसे। मैंने आपको जस्ट अभी एक इंफॉर्मेशन दी है कि यदि बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन करवाया जाए तो हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट आउट होती है सिस्टम से 1 मोल के लिए। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 3 मोल्स हाइड्रोजन बेंजीन पर ऐड हुए हैं। ऐड 3 मोल्स क्यों हुए, बिकॉज देयर वर 3 पाई बॉन्ड्स। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 कार्बन की वैलेंसीज फ्री होंगी और 2 हाइड्रोजन एटम्स उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब फॉर 1 मोल ऑफ पाई बॉन्ड वी नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इस एडिशन प्रोसेस में 1 मोल पाई बॉन्ड पर 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो 3 मोल पाई बॉन्ड पर 3 मोल हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ये अमाउंट ऑफ हीट बेंजीन में लिबरेट हो जाती है। यदि मैं हाइड्रोजिनेशन की हीट, कितनी हीट लिबरेट करता है सिस्टम जब एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजिनेट होता है, बेंजीन इज द केस ऑफ रेजोनेंस। आइए मैं एक जनरल बात करूं कि यदि मैं 2 कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्डेड है, इन चारों वैलेंसीज पर कुछ भी हो, यदि ये 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड करता है तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द प्रोसेस विल टेक प्लेस। अब फ्रेंड्स खास बात इसमें यह है कि इस केस में 28.5 किलो कैलोरी पर मोल हीट का लिबरेशन होता है। यह बात हो रही है एक पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन के एडिशन की। नाउ व्हाट डज इट मीन, आप बेंजीन की एनर्जी कितनी है नहीं निकाल सकते, मतलब एब्सोल्यूट एनर्जी वैल्यूज नहीं निकाली जाती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल सकती, पर किसी भी एक केमिकल प्रोसेस के एनर्जी चेंजेस या हीट चेंजेस हम पता लगा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां पर इस तरह के कैलकुलेशंस करते हैं। अभी
ठीक है, यदि आपने उस टॉपिक को नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं डायरेक्टली इन डेटा से ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड है। सोचिए 28.5 किलो कैलोरी कब लिबरेट हो रही है एनर्जी? जब 1 मोल पाई बॉन्ड पर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होता है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? बेंजीन में एक्सपेक्टेड हीट लिबरेटेड 3 टाइम्स ऑफ ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड हीट लिबरेटेड 3 टाइम्स ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स है ना बेंजीन में। तो उस एक्सपेक्टेड को मैं मान रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी। वो स्ट्रक्चर की एनर्जी नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के लिए हमने एनर्जी कैलकुलेट की और उसी प्रोसेस के लिए एक्चुअल एनर्जी का कैलकुलेशन किया। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर वाली को हमने रख दिया 49.5 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने रख दिया इसका 3 टाइम्स। सो फॉर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ 28.5 किलो कैलोरी minus, now what is this part? This part is indicating the resonating structure, energy due to the resonating structure, ये भी बोल सकते हैं हम। और energy due to the actual structure, कितनी हीट लिबरेट हुई है? 49.5 किलो कैलोरी, 49.5 किलो कैलोरी। डिफरेंस इसका 3 टाइम्स माइनस दिस करने पर 36 किलो कैलोरी पर मोल आता है। मीनिंग है कि आप बेंजीन को हाइड्रोजनेट करते हुए ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी हीट का लिबरेशन होना चाहिए। यदि रेजोनेंस नहीं हो तो बेंजीन इतनी हीट लिबरेट कर दे, पर एक्चुअली जब आपने उसको हाइड्रोजनेट किया तो हीट लिबरेटेड इतनी थी। व्हाट डज इट मीन? बेंजीन के पास कम थी एनर्जी, तभी उसने कम लिबरेट किया। कितना कम लिबरेट किया? 36 किलो कैलोरी। ये एनर्जी कम है उसके पास में, इसका मीनिंग क्या है? अ सिस्टम विथ लेसर एनर्जी इज अ मोर स्टेबल सिस्टम। स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस, रेजोनेंस से बेंजीन स्टेबलाइज्ड है। और कितनी एनर्जी से स्टेबलाइज्ड है? कहेंगे 36 किलो कैलोरी से बेंजीन स्टेबलाइज्ड होता है। ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है फॉर ईच इंडिविजुअल स्पीशीज। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है रेजोनेंस एनर्जी की। बेंजीन के लिए वैल्यू 36 किलो कैलोरी है। नॉट ओनली हाइड्रोजनेशन, आप बेंजीन में कोई भी एक रिएक्शन ऐसी करवाएं जिसका आप एक थ्योरेटिकल इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कंपैरिजन कर सकें, तो एक्चुअल प्रोसेस की एनर्जी को एक्सपेक्टेड से माइनस करते हुए आप रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ वी शुड कम टू द कंक्लूजन रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस एनर्जी। एक सिस्टम यदि कम एनर्जी की स्टेट में है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी कम है, मतलब दिस वैल्यू इज स्मॉलर। यदि ये वैल्यू स्मॉलर होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज इट इज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो यदि एक्चुअल स्ट्रक्चर कम एनर्जी का होता है तो उस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि दैट स्पीशीज इज मोर स्टेबलाइज्ड। सो मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्पीशीज। आई होप इस पॉइंट के साथ में आपने रेजोनेंस एनर्जी को भी आप समझ लिया है। तो आइए 2-3 एग्जाम्पल्स पर हम अभी तक की चीजों को देखें, डिस्कस करें। I take an example of phosphate ion first of all. This is phosphate ion. In the phosphate ion, the structure can be assigned like this.
क्या रेजोनेंस की कंडीशन है? यस, क्योंकि पाई बॉन्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको कि कितने बनेंगे। हालांकि कुछ खास बात नहीं है, आपको डीलोकलाइज करवाना है 1 by 1, उसकी शिफ्टिंग करवा कर बतानी है। तो मैंने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को अब चेंज कर दिया। इसी तरह अगले स्ट्रक्चर में फिर से डबल बॉन्डेड मैंने इसे बताया, बाकी तीनों स्ट्रक्चर्स में मैंने सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बता दिए हैं ऑक्सीजन के। वी नीड वन मोर स्ट्रक्चर। इस बार डबल बॉन्डेड मैंने एक और जो रिमेनिंग था उसको बता दिया है। नेगेटिव चार्ज इज ऑन these phosphate will be assigned 4 different resonating structures like this। आप आंसर सिंपली बताएं, इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हमने सिलेक्ट किया फॉस्फोरस के साथ कोई भी एक ऑक्सीजन। चलिए नीचे वाला कंसीडर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? टोटल बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स फॉस्फोरस और इस ऑक्सीजन के बीच मुझे काउंट करना है, तो टोटल बॉन्ड्स आर 5। टोटल स्ट्रक्चर्स आर 4। बॉन्ड्स आर 5, स्ट्रक्चर्स आर 4। सो 5 by 4, that is 1.25 is the bond order of phosphorus oxygen bond in the phosphate ion। इसी के साथ साथ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन -3 चार्ज है टोटल, और चारों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। -3 by 4 -0.75। देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आ रही है, जिसको आप सिंगल स्ट्रक्चर से प्रूव ही नहीं कर सकते। यही कारण होता है कि जब आप बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड शो करते हैं तो ऑन पेपर बेंजीन में जैसे आप सिंपली एक ब्रोकन सर्कल अंदर बता देते हैं 6 मेंबर्ड कार्बन एटम्स की इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। यूजुअली डायरेक्टली एक सर्कल भी बना दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन में। इसी तरह से आप यहां पर भी ऐसे कुछ डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं, बट देयर इज कंफर्म कि यहां पर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है और डबल बॉन्ड से कम वैल्यू आ रही है, मतलब इन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर्स हमें मिलते हैं। ऑल्सो फॉस्फेट की तरह मैं आपसे 1-2 एग्जाम्पल और शेयर करना चाहूंगा। यह होता है नाइट्रस ऑक्साइड कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड। मैं नाइट्रस ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप सिर्फ इन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करिए और मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जैसे अभी मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, एक स्ट्रक्चर और लाइक दिस। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं क्या ये सभी वैलिड हैं? कैन वी एक्सेप्ट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स? शुड वी एक्सेप्ट और समथिंग इज देयर रिलेटेड टू द रूल्स? अभी मैंने रूल्स बताए थे आपको, उनसे आप इनको रिलेट करिए। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? एक स्ट्रक्चर इसमें वैलिड नहीं है, सही नहीं है रेजोनेंस के रूल्स के हिसाब से। 2 डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स कैन नेवर हैव द सेम चार्ज, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड विल बी द हाइब्रिड ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर्स। यदि दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो बताएं इसमें NN बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या निकालेंगे आप?
इसमें NN बॉन्ड ऑर्डर 3+2 यानी 5 स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी 5 बॉन्ड्स हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो 5/2 आएगा NN बॉन्ड ऑर्डर। NO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? NO बॉन्ड ऑर्डर में 1+2 3 बॉन्ड्स हैं और 2 स्ट्रक्चर्स हैं। NN बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है नाइट्रस ऑक्साइड में। वी कैन हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हम रेजोनेंस को कोरिलेट करते हैं। आई टेक वन मोर केस, एक दो केसेस पर हम और फोकस करें। मैं यहां कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिख रहा हूं। आई हैव C2H6, C2H4, C2H2 and C6H6. You know these are ethane, ethene, ethyne, benzene. मेरा क्वेश्चन है, इन सभी में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को लेकर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? रिमेंबर, बात हो रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की। इट इज वेरी सिंपल। जब मैं बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहा था तब बॉन्ड लेंथ की बात हुई थी, और ये 3 एग्जांपल्स तो हम ऑलरेडी कवर अप कर ही चुके हैं। यहां पर बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बेंजीन में। और इसी के अकॉर्डिंग यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इथेन हैज मैक्सिमम, फिर उसके बाद में बेंजीन में आ जाएगा, उसके बाद आएगा इथीन फॉलोड बाय इथाइन। दिस विल बी द आंसर। सिंगल बॉन्ड की मैक्सिमम, ट्रिपल बॉन्ड की मिनिमम, और इन बिटवीन है बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। आइए इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयन और एसीटेट आयन, इन सभी में मैं फिर से आपसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात पूछ रहा हूं। सोचिए, बताइए, बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की यहां कैसे मेंशन की जाए? देयर इज नो रेजोनेंस इन कार्बन मोनोऑक्साइड, बट रेस्ट ऑल एग्जांपल्स हैव रेजोनेंस। मैं ड्रॉ करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड with 3 resonating structures, लोन पेयर और पाई बॉन्ड का ऑल्टरनेशन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस बताया जाता है लाइक दिस। एक और स्ट्रक्चर में बनाऊंगा जिसमें इस बार नेगेटिव इसे, पॉजिटिव इसे। दिस इज द सिचुएशन। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर रहे हैं तो कंक्लूजन डायरेक्टली जो निकल रहा है वही होगा। आई मीन टू से कि यहां CO बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, ये आ रहा है 2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। आइए बात करें कार्बोनेट, उससे पहले ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बता चुके हैं। इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2। कार्बोनेट मैंने अभी सॉल्व किया था, इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमने निकाला था 4/3, 1.33। बचा है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन is a hybrid of 2 resonating structures. ये देखिए,
और अब हमारे पास इसका भी कंक्लूजन आ चुका। यहां कितना आएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स हो गए 3, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 2। व्हाट इज द आंसर? 1.5। सिंपल। अब आप अरेंज कर सकते हैं, आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज हैं 2, 3, 1.33 एंड 1.5। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट चलेगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बोनेट में, उससे कम बॉन्ड लेंथ एसीटेट में, कार्बन डाइऑक्साइड, और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कार्बन मोनोऑक्साइड में होगी। दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो रेजोनेंस में हमें कॉमनली पता होनी चाहिए। गिवन एग्जांपल्स में हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन रेजोनेंस शो करेगा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, उसके डीलोकलाइजेशन बताएं, रूल्स को याद रखें। जैसे कि जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, शॉर्ट में मैं बोलता जा रहा हूं, एक बार जरूर सुनिए। जब भी आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रखना है आपको, उनका डीलोकलाइजेशन बताना है। यह फिनोमेना तब होगा जहां अनसैचुरेशन का कॉन्जुगेशन होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एटम्स होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं एक दूसरे से केवल पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशंस में। रेजोनेंस शो करता है जो स्पीशीज, उसके सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूशन इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि अनइक्वल कंट्रीब्यूशन का केस हो तो प्रॉपर्टीज मेजरली गवर्न करने वाला पार्ट उसके मेजर कंट्रीब्यूशन वाले स्ट्रक्चर होंगे। कंट्रीब्यूशन किसी स्ट्रक्चर का ज्यादा कब माना जाता है? जब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो या जब उसकी एनर्जी कम हो। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। चार्जेस को लेकर रूल्स आप ना भूलें। दो स्ट्रक्चर्स में यदि एक में चार्ज नहीं है और एक में है, तो जिसमें नहीं है चार्ज वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दो स्ट्रक्चर्स में जहां पर चार्जेस की पोजीशन का फर्क हो, वहां हमें क्या करना है? अपोजिट चार्जेस जितना एक दूसरे के क्लोज होंगे, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ही कम होगी। एक जैसे चार्जेस दो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स पर नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा आपको हमेशा वैलेंसी को भी ध्यान में रखना है कि कहीं किसी स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट की वैलेंसी उसकी कैपेसिटी को एक्सीड तो नहीं कर रही है। सो कीप ऑल सच पॉइंट्स इन योर माइंड। बॉन्डिंग में जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि हम सिर्फ एक फेनोमेना से अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके वाइड एप्लीकेशंस टॉपिक में धीरे धीरे आगे केमिस्ट्री के अदर टॉपिक्स में आप देखते चलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बहुत सारी चीजों का रिलेशन वहां पर रेजोनेंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक में भी कई सारी चीजों में रेजोनेंस को कोरिलेट किया जाएगा। सो इन द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, ऑल्दो आई हैव इंक्लूडेड रेजोनेंस, बट इसमें आपको और ज्यादा एप्लीकेशन लेवल पर जाने की जरूरत है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अभी इसको और एडवांस लेवल पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत होगी। विथ दिस द पार्ट रेजोनेंस इन केमिकल बॉन्डिंग इज कंप्लीटेड। इसमें अब एक पार्ट में और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और वो होगा स्पेशल बॉन्डिंग के केसेस। कुछ केसेस ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें बॉन्डिंग का एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल एक्सप्लेनेशन बनता है। वो क्या है इसके बाद वाले पार्ट में आप देखेंगे। थैंक यू।